अगर हमारे पास नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो तो फिर क्या होगा जी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास वेव्स कुछ यूं बनेगी। जी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास ये वेव्स बनेंगी, या अब हम उसे 1/4 से प्लग करेंगे, 1/4 ऑफ द लेंथ। तो जी यहां से अगर हम डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड λ/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड λ/2। तो ये हमारे पास λ/2 जी हम यहां पे लिख देते हैं λ2 प्लस λ2। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है यहाँ पे λ/2 किस वजह लिख रहे हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से लिख रहे हैं। λ/2 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड λ/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड λ/2 प्लस λ/2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा L = 2 λ2/2। तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। यहां से अगर हम λ2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो λ2 = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2L/2। जी 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसिल नहीं करते क्योंकि आगे जाके हमने इससे फार्मूला लिखना है। जी λ1 जरा देखें किसके इक्वल था, 2L के इक्वल था। λ2 किसके इक्वल है, 2L/2 के इक्वल है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2L/1। इट मीन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो मेरे पास वेवलेंथ थी वो तो 2L के इक्वल थी, 2L/1 के इक्वल। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो लेंथ है वो 2L/2 के इक्वल है। जी तो हम ये कहते हैं यहां से अगर हम फार्मूला लिखना चाहें सेम टू सेम, V = स्पीड विल बी सेम F2 λ2। जी F2 सेकंड फ्रीक्वेंसी, V/λ2 यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। V की जगह पे हमारे पास आंसर है जी, चले V वैसे रहने देते हैं, λ2 की जगह पे 2L/2 ये आंसर आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट लेके चलते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2V/2L। जी V की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2 × F/m × 1/2L। जी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखें तो 1/2L F/m √, ये हमारे पास F1 है। तो इसमें से अगर ये टोटल वैल्यूज हम अलग कर लें तो ये टोटल इक्वल टू आती है F1 के। अगर ये टोटली हमारे पास F1 के इक्वल है तो इसका मतलब है F2 which is equal to 2 × F1। तो हमारे पास सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस चीज के इक्वल आएगी, F2 = 2 × F1। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी फ्रीक्वेंसी के लिए। जी तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम वैल्यूज लिखते हैं कुछ। जी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, जी तो दो तो हो गए। अगर हमने हाफ से प्लग किया था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए तो ये केस बना था। अगर हमने 1/4 से प्लग किया था तो ये केस बनता है। अगर हम प्लग करते हैं उसे 1/6 पार्ट से टोटल जो लेंथ है तो फिर हमारे पास क्या केस बनेगा, क्या हमारे पास जो है वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो स्टेशनरी वेव्स कुछ इस टाइप में प्रोड्यूस होंगी। जी तो ये है लेंथ विच इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। तो यहां पे हम लिख लेते हैं λ3। किस वजह से λ3 लिख रहे हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से हम λ3 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है लेंथ हमारे पास जो इक्वल आएगी λ3/3 प्लस λ3/3 प्लस λ3/3। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास आंसर आएगा कुछ। तो जी इस केस के अंदर अगर हम इसे कलेक्ट करें तो आंसर आएगा जी L = 3 λ3/2। तो ये आंसर आएगा जी। यहां से λ3 की वैल्यू निकालें तो λ3 which is equal to 2L/3। जी कंपैरिजन करते हैं, λ1 देखा था तो यहाँ पे λ1 इक्वल था 2L/1, λ2 इक्वल था हमारे पास 2L/2।
और लैम्डा 3 इक्वल टू है 2l/3। इसका मतलब है जब हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे लेट्स से मैं इसके लिए लैम्डा 4 लिखना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा 2l/4। लैम्डा 5 लिखना चाहता हूं 2l/5। अगर लैम्डा 6 लिखना चाहते हैं तो 2l/6 आएगा जी। अगर हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी नोट करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है f3 विच इज इक्वल टू v/λ3। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, v/λ3 की जगह पे 2l/3, तो हमारे पास आंसर आएगा 3v/2l। तो v/2l f1 के बराबर है, तो f3 विच इज इक्वल टू 3f1, f3 विच इज इक्वल टू 3f1 थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो हमने ये तीन मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर हम कहते हैं यही हम लिखना चाहते हैं फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो दो पॉइंट के ऊपर आपने गौर करना है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमने गौर करना है जी? तो अगर हम वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं इन केस ऑफ लैम्डा 1 के लिए, अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो हमारे पास ये है 2l/1। लैम्डा 2 के लिए देखें तो 2l/2 जी। लैम्डा 1 2l/1, लैम्डा 2 2l/2 एंड इस तरह आगे नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा 3 जो कि इक्वल टू है 2l/3। अगर हम ये टोटल डिस्कशन nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए करें तो फिर हमारे पास वेवलेंथ क्या आएगी और इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। तो ये दोनों फार्मूलाज हम लिखते हैं फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। जी, तो फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन जी, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास क्या आंसर होगा? जैसा कि हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज दोनों का देखना है। तो वेवलेंथ हमारे पास जो थी जी, चलें यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। लैम्डा 1 जो है वो है 2l/1, लैम्डा 2 है हमारे पास 2l/2 और लैम्डा 3 है विच इज इक्वल टू 2l/3। इसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का आंसर है f1 जो हमने फार्मूला लिखा था, अगर इस तरह हम f2 के लिए लिखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी तो f2 है 2f1 और f3 है हमारे पास 3f1। जो f1 इक्वल टू था वो हमारे पास ये था, f1 इज इक्वल 1/2l f/m√, ये फार्मूला था। अगर हम कहते हैं यही फार्मूला हम लिखना चाहते हैं जी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो आप यही से इजीली लिख सकते हैं जी। वेवलेंथ के लिए भी लिख लेते हैं और हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख लेते हैं। लैम्डा 1 2l/1, लैम्डा 2 2l/2, लैम्डा 3 2l/3। तो अगर हम लैम्डा n के लिए लिखना चाहते हैं तो लैम्डा n विच इज इक्वल टू 2l/n। इट मीन अगर हम वेवलेंथ फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन वो कोई भी हो सकती है, वो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, कोई भी वैल्यू है यहाँ हम पुट कर देंगे। लेट्स से कि मैं लैम्डा 7 लेना चाहता हूं तो लैम्डा 7 विच इज इक्वल टू 2l/n। इट मीन जो हमारे पास वेवलेंथ है फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन वो डिपेंड कर रही है नंबर्स के ऊपर कि कौन सा नंबर है, उसका सेकंड है, फोर्थ है, 6 है, 7 है, जो भी है। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं तो fn विच इज इक्वल टू nf1। तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास वेवलेंथ भी आ जाएगी और nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। 2l/n लिखें तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी लिखे तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी हमने वेवलेंथ लेनी हो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी लेनी हो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पीड को यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर चुके हैं। एक और चीज हम कहते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अगर हम कहते हैं ये हम लिखना चाहते हैं, चलें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट हम यहां लिख लेते हैं। अगर हमने यहां पे ये लिखना है जी, तो हमने ये कहा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दो चीजें हैं, उनका प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे वेव्स की। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो वो दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। किसी भी इक्वेशन में दो चीजों का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो दो चीजें हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। यहाँ इस फार्मूले से हमें ये नजर आ रहा है
जी कि एन के ऊपर डिवीजन हो रही है, यहाँ एन के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू स्पीड। तो हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो n जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे n नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज जबकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज कि वेवलेंथ डिक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। ये फार्मूला भी हमें यही बता रहा है कि 2l को अगर 1 पे डिवाइड करें तो 2 पे 3 पे 4 जितने नंबर पे ज्यादा डिवाइड होता जाएगा उतनी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी। तो वेवलेंथ बिकम शॉर्टर देन फ्रीक्वेंसी विल बी इनहेंस्ड, फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, एक पॉइंट। और दूसरा हम ये कहते हैं जी in case of stretch string, stationary wave in stretch string not produce the all frequencies, कि तमाम frequencies, ये फार्मूला मुझे ये शो कर रहा है fn which is equal to nf1। तो अगर यहां पे हम लिखें तो f1 2f1 3f1 and so on, हम ये कहते हैं this stationary wave in stretch string not produce the all the फ्रीक्वेंसीज कि तमाम फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो सकती हैं? इन दिस केस जस्ट ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज विच इज द मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, कि जस्ट हमारे पास स्टेशनरी वेव एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग में वही फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी जो हमारे पास इन दिस केस के अंदर सम मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं किसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का। तो इट मीन नॉट प्रोड्यूस ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग के अंदर नॉट प्रोड्यूस ऑल द फ्रीक्वेंसीज बट प्रोड्यूस ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज विच आर मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का मल्टीपल है जस्ट वही फ्रीक्वेंसीज की वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, ऑल फ्रीक्वेंसीज की वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो लेट्स से मैं ये कहता हूं जी मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जी 2, तो अब ये हम नहीं कह सकते कि 3 प्रोड्यूस होगी 4 प्रोड्यूस होगी, ये सारे प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो इसकी वजह यह है जी हमारे पास अंश का ये वजह है कि हम ये कहते हैं जी इस केस के अंदर 2 है तो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6, आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 8 एंड सो ऑन। तो इट मीन अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का इंटीग्रल मल्टीपल प्रोड्यूस होगा तमाम वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज की प्रोड्यूस नहीं हो सकती जी। तो फ्रीक्वेंसीज और v का जो इफेक्ट है v रिमेन इट विल डिपेंड अपॉन जी। तो ये फ्रीक्वेंसीज और ये तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कांस्टेंट है। इन दिस केस ये जो हमारे पास स्पीड है वो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड तो डिपेंड करती है जी, हमने फार्मूला लिखा था इट डिपेंड अपॉन फोर्स एंड टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, कि हमारे पास मास उसकी स्ट्रिंग का सेम है, लेंथ उसकी स्ट्रिंग की सेम है, टेंशन सेम है, तो स्पीड डज नॉट चेंज। तो जस्ट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ आर रिलेट, इट मीन फ्रीक्वेंसीज विल बी इंक्रीज्ड, वेवलेंथ विल बी डिक्रीज, क्योंकि जितने हम मोड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं तो उतना वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है, वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है तो फ्रीक्वेंसी इनहेंस होती जाती है जी। तो हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसीज ऑल फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कि तमाम फ्रीक्वेंसीज की जो है वेव हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जस्ट दोज फ्रीक्वेंसीज विल बी प्रोड्यूस व्हिच इज द सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का मल्टीपल है वही हमारे पास फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसी तरह तमाम वेवलेंथ जो कैलकुलेट कर सकेंगे हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सीरीज होती है इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज। इस तरह की जो सीरीज बनती है इन दिस केस हार्मोनिक सीरीज, कि जो मैंने वैसे एग्जांपल ली हुई है कि 2 4 6 8, तो इनके दरमियान में आप देख रहे हैं कोई 2 उसके दरमियान में कोई 3 की वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुई, 5 की वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुई। क्यों प्रोड्यूस नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे जो है एक
कांस्टेंट वैल्यूज के साथ हमारे पास वैल्यूज चलती रहती है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऑल फ्रीक्वेंसीज की वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल कि स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है, हम इसके लिए क्या फार्मूलाज है, जो मोस्टली ये दो फार्मूलाज यूज होता है न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो हम ये जो है इसके लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए कि ये वैल्यूज इस तरीके से चेंज होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास तमाम फ्रीक्वेंसीज के वेव्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तमाम फ्रीक्वेंसीज की वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जस्ट जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का कुछ मल्टीपल है तो वही कि वही हमारे पास प्रोड्यूस होंगी, ऑल वेव्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है हमारे पास कि जिसमें वो डेरिवेशन कहता है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की, आप ड्राइव करके दिखाएं कि हमारे पास क्या फार्मूला बनता है इसका।